कभी आपने सोचा है किसी इंसान के घर के नीचे अगर सोने का खजाना छुपा हो तो क्या वो इंसान गरीब रह सकता है? शायद नहीं। लेकिन भारत में धरती के नीचे एक ऐसी जगह है जहां न केवल सोना बल्कि कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम, कॉपर, बॉक्साइट और ना जाने कितने ही खनिज दबे हैं। Violence likes me. जिसके बिना आधुनिक भारत के अर्थव्यवस्था की कल्पना करना शायद थोड़ा मुश्किल है। फिर भी आज यहीं के कितने ही परिवार बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि ये कहानी उन उम्मीदों की है, संसाधनों की है, नीतियों की है और उन लाखों लोगों की है जो उसी धरती पर रहते हैं। जिसके नीचे अपार संपदा दबी पड़ी है। 15 नवंबर साल 2000 भारत के नक्शे पर एक नया राज्य बना, झारखंड। इस राज्य की मांग कोई नई नहीं थी। दशकों तक अलग राज्य की मांग उठती रही। तर्क दिया गया कि इस क्षेत्र की संस्कृति अलग है, भाषा अलग, जरूरतें अलग है और सबसे बड़ी बात, यहाँ की प्राकृतिक संपदा का लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों तक नहीं पहुँच रहा। आखिरकार बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बनता है। उस दिन उम्मीदें भी पैदा हुई और लोगों को लगा कि अब फैसले यही होंगे और विकास भी यहाँ दिखाई देगा। लेकिन 25 साल बाद भी आज ये सवाल कि झारखंड मिनरल रिच होने के बावजूद इतना गरीब क्यों है? यहाँ के लोग इतने गरीब क्यों हैं? और क्या मेरा ये सवाल पूरा सच है या आधा अधूरा सच? यही जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि झारखंड आखिर है क्या। भारत के नक्शे पर झारखंड भले ही बहुत बड़ा राज्य ना दिखे, लेकिन भारत के औद्योगिक भूमिका में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। विश्व के कई बड़े कोयला क्षेत्रों में से कुछ यही है। साथ ही साथ लौह अयस्क की, तांबे की, यूरेनियम की, आभरक की और इसके साथ कई अन्य खनिज की। यानी भारत की फैक्ट्रियां, स्टील प्लांट्स, बिजली उत्पादन, रेलवे, निर्माण उद्योग, इन सब की कहानी कहीं ना कहीं झारखंड से होकर गुजरती है। लेकिन फिर सवाल कि अगर इतनी दौलत निकल रही है तो क्या उसकी चमक यहाँ रहने वाले हर परिवार तक पहुंच रही है या रास्ते में कहीं कुछ बदल जाता है? यही वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर भी पूछा जाता है, चाय की दुकानों पर भी और राजनीतिक मंचों पर भी। लेकिन इस वीडियो में हम किसी नारे के साथ नहीं चलेंगे, ना किसी एक पक्ष की कहानी सुनेंगे।
हम सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे, सरकारी आंकड़ों की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे और उन लोगों की बात करेंगे जिनकी जिंदगी इन खदानों के पास से गुजरती है। क्योंकि सच हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना पहली नजर में दिखाई देता है। हाँ, झारखंड खनिज संपन्न है, लेकिन क्या सिर्फ खनिज होना किसी राज्य को अमीर बना देता है? जवाब अगर हाँ है तो दुनिया में कोई भी खनिज संपन्न राज्य गरीब ना होता। लेकिन हकीकत इतनी भी सीधी नहीं होती। दुनिया में कई ऐसे देश और क्षेत्र हैं जहां संसाधन तो भरपूर है, फिर भी विकास की कहानी अधूरी रह जाती है। इकोनॉमिक्स में इस सिचुएशन के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, रिसोर्स कर्स, यानी संसाधनों का विरोधाभास। लेकिन क्या झारखंड की कहानी भी वैसी ही है या इसकी कहानी बिल्कुल अलग है? तो इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी भी निष्कर्ष से शुरुआत नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे एक सवाल से और हर अध्याय में उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर झारखंड की धरती के नीचे ऐसा क्या है जिसके लिए अंग्रेजों से लेकर आज की बड़ी बड़ी कंपनियों तक सबकी नजर इस क्षेत्र पर है। और क्या सचमुच झारखंड की दौलत का अंदाजा हम लगा भी सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं, आपका मोबाइल फोन, आपकी बाइक, रेल की पटरियां, ऊंची ऊंची इमारतें, यहाँ तक कि बिजली बनाने वाली कई बड़ी बड़ी मशीनें कहीं न कहीं झारखंड की धरती से जुड़ी हुई है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। झारखंड क्षेत्रफल में तो भारत का बहुत बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन जब बात मिनरल्स यानी खनिज संपदा की आती है तो इसकी पहचान पूरी तरह बदल जाती है। ये राज्य फिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ कोयला, तांबा, लोहा, यूरेनियम, आभ्रक जैसी कई खनिज मिलती जिन पर आधुनिक उद्योग टिके हुए हैं। हर दिन सैकड़ों भारी मशीनें धरती को काटती हैं, हजारों ट्रक खनिज लेकर निकलते हैं, लंबी लंबी रेलगाड़ी देश के अलग अलग हिस्सों की ओर दौड़ पड़ती है। सीमेंट प्लांट, बिजली घर, स्टील प्लांट, रेलवे, ऑटोमोबाइल, इन सब की सप्लाई में झारखंड की भूमिका बहुत अहम है। लेकिन ये सब की शुरुआत आज से नहीं हुई। इन सब की शुरुआत करीब 200 साल पहले हुई, जब अंग्रेज भारत आए। तो उन्होंने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने भारत की धरती का सर्वे भी किया और उन्हें बहुत ही जल्द समझ में आ गया कि इस अकेले राज्य के नीचे बहुत बड़ी खनिज संपदा छुपी हुई है। लगभग भारत के कुल कोयला उद्योग का 26%, साथ ही साथ लोहा उद्योग का भी 26 से 27%। इसके बाद रेलवे लाइनें बिछाई गई, खदानें खुली और खनिज बाहर निकलने लगा। धीरे धीरे ये इलाका भारत के उद्योग का एक महत्वपूर्ण इलाका बनकर उभरने लगा। जमशेदपुर में इस्पात उद्योग का विकास, धनबाद का कोयला, पश्चिमी सिंहभूम की लौह अयस्क की खदानें, इन सब ने देश की औद्योगिक यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज जब भी कोई स्टील की रॉड बनती है, रेलवे की पटरियां बनती हैं या कोई विशाल पुल तैयार होता है, तो संभावना है कि उसमें इस्तेमाल हुआ कच्चा माल झारखंड से आया हो। यानी झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, झारखंड के औद्योगिक ईंधन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन अब कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर झारखंड की धरती इतनी अमीर है तो क्या वहां रहने वाले लोग भी उतने ही अमीर हैं? यहीं से दो तस्वीरें सामने आती हैं, एक और बड़े बड़े खदानों की और वहीं दूसरी तस्वीर उन गांवों की जहां आज भी कई परिवार बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी और स्थायी
रोजगार जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आपको संघर्ष करते दिखेंगे। फिर क्या इसका मतलब माइनिंग से लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ? तो हमारा ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। खनन ने लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार दिया है। सड़कें बनी, रेल नेटवर्क बना, उद्योग आए, व्यापार बढ़ा, राज्य को राजस्व मिला और सबसे बड़ी बात कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विकास हर इलाके तक हुआ और हर परिवार तक एक समान पहुंची? और यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। एक तरफ आधुनिक मशीनें, दूसरी तरफ सामान्य जिंदगी, एक तरफ अरबों रुपया का उत्पादन, दूसरी तरफ ऐसे लोग जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं। और यहीं से जन्म लेता है ये सवाल कि क्या झारखंड अपनी दौलत का पूरा लाभ खुद भी उठा पा रहा है? लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ भावनाओं से नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें समझना होगा कि जब कोई खनिज धरती से निकलता है तो उससे निकलने वाला पैसा, तो उससे आने वाला पैसा कहाँ जाता है, किससे कितना मिलता है, राज्य को क्या मिलता है, केंद्र को क्या मिलता है, स्थानीय लोगों के लिए कौन सी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और क्या जो नीतियां हैं स्थानीय स्तर पर उसी तरह से काम करती हैं जैसा कि कागजों में दिखाया जाता है। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, सुबह की 5 बजे हैं और झारखंड के एक बड़े विशाल खदान, कुछ ही घंटों में ये पत्थर ट्रकों में भर दिए जाएंगे, फिर रेलवे वैगनों में और फिर देश के अलग अलग स्टील प्लांटों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पत्थर की असली यात्रा खदान से नहीं बल्कि पैसों से शुरू होती है? जब कोई कंपनी किसी खदान से खनिज निकालती है तो वो उसे मुफ्त में नहीं ले जाती, उसे कई तरह के भुगतान करने होते हैं, जैसे खनिज यानी मिनरल पर रॉयल्टी, कुछ मामलों में नीलामी से जुड़ी राशि, कानून के अनुसार कुछ और शुल्क और कर, और कई मामलों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी DMF तथा NMET यानी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जैसे संस्थाओं में भी योगदान देना पड़ता है। और इन व्यवस्थाओं का भी उद्देश्य अलग अलग होता है। कुछ राज्य के राजस्व यानी रेवेन्यू के लिए होते हैं और कुछ खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए होता है और कुछ भविष्य में खनिज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी खदान से निकलने वाला पत्थर सीधे किसी की जेब में नहीं जाता। सबसे जुड़ा पैसा अलग अलग रास्तों से सरकारी व्यवस्थाओं और उद्योगों के बीच बढ़ जाता है और यहीं से पूरी कहानी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यहीं से लोग पूछते हैं कि अगर पैसा आ रहा है तो क्या वह गांव तक पहुंच पा रहा है? क्या उस पैसे से स्कूल बन रहे हैं? क्या उस पैसे से अस्पताल बन रहे हैं? और क्या उस पैसे से पीने का पानी पहुंच रहा है? क्या उस पैसे से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है? यही इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे टफ सवाल है। तो अब सवाल यह है, कुछ इलाकों में खनन से सड़कें बनी, बिजली पहुंची, अस्पताल बने, स्कूलों में सुधार हुआ और रोजगार के अवसर भी बढ़े। लेकिन दूसरे तरफ ऐसे भी इलाके हैं जहां लोग आज भी महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव जितनी तेजी से होने चाहिए थे उतनी तेजी से नहीं हुई, यानी उतनी तेजी से उनके आसपास की धरती नहीं बदली। माइनिंग, खनन केवल अर्थव्यवस्था की कहानी नहीं है, ये पर्यावरण की भी कहानी है, जंगलों की भी, नदियों की भी और उन परिवारों की भी जिन्हें कभी कभी अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। कुछ लोगों को मुआवजा मिलता है, कुछ को नौकरी का अवसर मिलता है, लेकिन अधिकतर मामलों में पुनर्वास और आजीविका को लेकर सवाल उठते रहे। इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में खनन यानी माइनिंग हमेशा विकास और चुनौतियों दोनों की कहानी रही। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी DMF जैसी व्यवस्था बनाई। इसका उद्देश्य था कि खनन से प्रभावित जिलों में उसी धन का एक हिस्सा स्थानीय लोगों के विकास पर खर्च हो, जैसे अस्पताल, स्कूल,
पीने का पानी, सड़क, पोषण और आजीविका से जुड़ी योजनाएं। लेकिन हर जिले में इन योजनाओं के परिणाम एक जैसे नहीं रहे। कहीं अच्छे उदाहरण मिले तो कहीं काम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े। यानी ये कहना कि झारखंड की सारी दौलत लूट ली गई शायद पूरी सच्चाई नहीं होगी, और ये भी कहना कि सब कुछ ठीक चल रहा है ये भी पूरी सच्चाई नहीं होगी। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम इस कहानी को पूरा करेंगे। थैंक यू।